तो अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डायपोल की इक्वाटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिससे इससे पहले हमने एक्सियल लाइन पे फाइंड किया था, वो भी डायपोल के लिए था डेरिवेशन। इस बार हमें इक्वेटर पे फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मेजर क्वेश्चन है, तो अच्छा टॉपिक है, पढ़ते हैं इसको क्या है। एक डायपोल बनाता हूँ सबसे पहले तो मैं, क्योंकि बात डायपोल की हो रही है, तो मैंने एक डायपोल बना दिया यहाँ पर। डायपोल किसको बोलते हैं तो हम पढ़ चुके हैं। डायपोल किसे बोला जाता है? चार्ज का एक पेयर होता है जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है तो बहुत स्मॉल होता है, और जिसको हम 2a एज्यूम करते हैं। इसका हाफ जो होता है वो होता है a, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक a। अब बात करते हैं इक्वेटर की। एक्सियल लाइन कौन सी थी? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये वाली लाइन, ये तो थी एक्सियल लाइन। इक्वेटर किसको बोलते हैं? तो इक्वेटर बोलते हैं, या इक्वाटोरियल लाइन जो हमने लिखा है यहाँ पर, इक्वाटोरियल लाइन या इक्वेटर एक ही बात है। सेंटर पे बाइसेक्टर लाइन, मतलब ये जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है, इसके सेंटर पे आपको एक लाइन बनानी है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम इक्वाटोरियल लाइन। तो पहले हमने फाइंड किया था एक्सियल लाइन पे, अब हम इस लाइन पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो किसकी वजह से होगी? तो जैसे एक्सियल लाइन में हमने बात करी थी कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी होगा, इसका भी होगा, क्योंकि दोनों सोर्स चार्जेस हैं। तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे कि यहाँ मुझे इक्वाटोरियल लाइन पे फाइंड करना, मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इक्वेटर पे, कहीं पे भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना था, मैंने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? तो वही सेम आंसर कि यहाँ इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। डिस्टेंस की बात करें हम, तो हमने एक्सियल लाइन के डेरिवेशन में जो डिस्टेंस मेजर किया था वो डायपोल के सेंटर से किया था। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, हम डायपोल के सेंटर से ही मेजर करेंगे। कहाँ तक? तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा वहाँ तक, पहले भी हमने यही किया था। तो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया कि ये डिस्टेंस कितना है, r। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज का दोनों का होगा। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। आउटवर्ड्स होता है या इनवर्स होता है? तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है। आउटवर्ड्स का मतलब इससे दूर जाता हुआ, ऐसा, इससे दूर जाता हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ऐसा, जिसको मैं डिनोट करूँगा E+Q से, ऐसा। इसी लाइन को आपको आगे स्ट्रेट बढ़ाना है, और ऐसे में यहाँ पे भी इसको मिला देता हूँ पहले तो, ठीक है। और इस पॉइंट पर C नेम दे देते हैं, इसको O नेम दे देता हूँ, इसको A नेम दे देता हूँ, इसको B नेम दे देता हूँ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -Q का भी होगा, और -Q माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है इनवर्स, मतलब उसकी तरफ आता हुआ। तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा, उसी चार्ज की तरफ जाता हुआ, माइनस की वजह से इनवर्स, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ E-Q से। उसके बाद ये जो लाइन है बाइसेक्टर लाइन है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जिसकी दोनों साइड इक्वल है, ये और ये दोनों साइड इसमें इक्वल रहेगी। जिसकी दो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। और दो एंगल कौन से? जो दो साइड इक्वल हैं उनके आमने सामने वाले, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो ये बाइसेक्टर लाइन है, इस वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल रहेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा ये, और दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी इक्वेटर है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जेड शेप बन रहा है ये, तो जेड शेप की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा। अब ये कैसे लिखा मैंने? जैसे अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्रॉस करे ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि एक लाइन ये रही पैरेलल, एक ये रही, इसको ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल थीटा आएंगे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है C पर, तो C पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो वैल्यूज़ हैं, एक तो E+Q जो उधर की तरफ है, और एक E-Q जो इधर की तरफ है। हमें रिजल्टेंट निकालना है। कुल मिलाकर C पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एक ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप वेक्टर सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे 11 में ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ किया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, P² + 2PQ cos θ + Q²। तो आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हम कंपोनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। वेक्टर में रिजल्टेंट निकालने का मतलब
कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते तो मैं प्लस कर देता, दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैं माइनस कर देता। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर है तो फिर रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। दो से ज़्यादा वेक्टर होते तो फिर हम कुछ और सोचते हैं, पर हमारे पास दो ही वेक्टर है, हमें सी पे रिजल्टेंट निकालना है। एक वेक्टर ऐसा है हमारा, एक वेक्टर ऐसा है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। उसके हमारे पास दो तरीके, एक तरीका तो ये रहा हमारे पास कि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लें। अदर जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट करना आपने 11 में सीखा होगा। कंपोनेंट देखिए कैसे करेंगे इसको, जैसे मैंने यहाँ पर ये सी पॉइंट बना दिया, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई प्लस क्यू इधर की तरफ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई माइनस क्यू इधर की तरफ है, और ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब यहाँ पर ई प्लस क्यू के कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे, तो अगर कोई भी वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होता तो उसके हम कंपोनेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस ई प्लस क्यू के कंपोनेंट, तो ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट करूँगा मैं। इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। कंपोनेंट करना आपको 11 में सिखाया जाता है कि कैसे कंपोनेंट करते हैं, तो उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कंपोनेंट कैसे किए हैं, क्योंकि वो आपने 11 में सीख रखे हैं। तो ये मैंने कंपोनेंट कर दिए। ऐसे मैं इसका भी कंपोनेंट करूँगा तो इसका एक कंपोनेंट तो यहीं आएगा, तो यहाँ वाला जो ई माइनस, इसका कंपोनेंट करना तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये इक्वल रहे तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो आ जाएगा। जैसे इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ऐसे कि एक पार्टिकल है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर है और 5 न्यूटन का नीचे है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए दोनों का रिजल्टेंट कितना, तो आपका आंसर होगा जीरो। ना तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ना पार्टिकल नीचे जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो जीरो हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल निकल गए, अभी इक्वल नहीं बोल सकता मैं, साइन थीटा तो फिर दोनों में, पर यहाँ ई प्लस क्यू है और यहाँ ई माइनस क्यू है, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं अभी हमें पता भी नहीं है। पर अगर ये इक्वल निकले तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो आ जाएगा। फिर हमारे दो वेक्टर बचे, ये दो कंपोनेंट बचे, तो ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, और जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। जैसे सिंपल सा इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर 5 न्यूटन का इधर वर्क कर रहा है और 4 न्यूटन का इधर वर्क कर रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट बताइए कितना है, तो आपका आंसर होगा 9 न्यूटन। तो आपने क्या किया, दोनों एक ही डायरेक्शन में था इसलिए सम कर दिया। सेम एज इट इज प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों को तो मैं सम करूंगा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो इनको मैं माइनस करूंगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल निकल गए तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो चेक करते हैं पहले ये दोनों इक्वल भी है या नहीं है। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस। अब अगर एक जो ट्राइंगल बना ये वाला ओ ए सी, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में आपको ये साइड पता है ए है, ये साइड आपको पता है आर है, तो आपको ये हाइपोटेनस निकालना है। तो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकालना बहुत ईजी है। हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। तो ए सी ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ओ सी जो होगा वो होगा, ओ सी है आर का स्क्वायर, ओ है ए का स्क्वायर। तो ये ए सी हमें पता चल गया कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस ट्राइंगल को यूज़ किया मैंने इसको। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी सेम वही आएगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो ये साइड होगी वही ये साइड होगी। अगर आपको अलग से निकालना तो वापस आप ट्राइंगल यूज़ कर लो, ये वाला ट्राइंगल आप यूज़ करोगे, इसमें ये वाली साइड फिर से ए है, ये वाली साइड फिर से आर है, तो आना तो वही है। तो ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ही आएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन भी आ गए हमारे पास। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मुझे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो वापस दो ही फॉर्मूला हमारे पास हैं अब तक, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो दोनों सोर्स चार्ज हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोर्स चार्ज वाला। इसमें तो टेस्ट चार्ज आता है, तो एक्सेल लाइन में भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस का जैसे हमने एक्सेल लाइन में लिया था कि मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसकी वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन जो है उस पर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इस चार्ज की वजह से आपको यहाँ तक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप डिस्टेंस लोगे बी से लेकर सी तक का, और वो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है यहाँ पे।
तो यहाँ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि हम वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताऊँ तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी माइनस से प्लस, तो ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, तो डायपोल मोमेंट आएगा माइनस टू प्लस। मैंने यहाँ पे पी कैप लिख दिया जैसा मैंने एक्सियल लाइन वाले डेरिवेशन में लिखा था। अब अगर आप यहाँ पी कैप या माइनस पी कैप लिख सकते हो तो आप चेक कीजिए, डायग्राम में आपको पता चलेगा ई प्लस क्यू है ऐसे उधर की तरफ ऐसा जा रहा है, पी कैप है आपका इधर की तरफ, तो ना तो पी कैप की डायरेक्शन में आ रहा है ना पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास कि हम ना तो यहाँ पी कैप लिख पाएंगे ना माइनस पी कैप लिख पाएंगे। रीजन हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ई प्लस क्यू तो जाने कहाँ जा रहा है उधर की तरफ, तो हम वेक्टर फॉर्म में ये वाला डेरिवेशन कर नहीं पाएंगे। हाँ, फिर भी आप अगर डायरेक्शन बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बी टू सी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है हमारा बी से सी की तरफ, तो आप ऐसे लैंग्वेज में जरूर साइड में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैंने यहाँ लिख दिया बी से सी की तरफ। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ई प्लस क्यू जो आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वापस सी पे निकालनी हमें, इस बार हम इसकी बात करेंगे ई माइनस क्यू, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू माइनस क्यू। अब मुझे माइनस क्यू की वजह से लिखना है, फॉर्मूला में वापस ये यूज़ करूँगा तो ई माइनस क्यू इक्वल टू, देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा इस बार, मैंने यहाँ कोई डायरेक्शन कैप यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं किया, तो मैंने एरो भी नहीं लगाया, तो ये स्केलर फॉर्म में चल रहा है हमारा डेरिवेशन इस बार। फॉर्मूला ये यूज़ कर रहा हूँ के क्यू। अब वापस वही प्रॉब्लम, माइनस लेना है या नहीं लेना, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि माइनस कब लेना है कब नहीं लेना है। तो वेक्टर के लिए अगर आप सोल्व कर रहे हो, अब जैसे ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के लिए सोल्व करोगे तो आप माइनस यूज में मत लेना, चाहे हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम माइनस नहीं ले रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको माइनस नहीं लेना, तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद आपको इस चार्ज की वजह से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ए पर चार्ज है, सी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो डिस्टेंस आएगा ए से लेकर सी तक का, वो डिस्टेंस वापस आर प्लस ए का होल स्क्वायर ही है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पी के माइनस पी के हम वापस नहीं लिख पाएंगे, ई माइनस क्यू जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ना तो ये पी कैप की डायरेक्शन में है ना पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम वापस डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी सी टू ए। ये देखिए सी से ए की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिख दिया मैंने सी टू ए, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ई माइनस क्यू जो आएगा वो आएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हियर साफ साफ देखने से पता चल रहा है मॉड ऑफ ई प्लस क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ ई माइनस क्यू, दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ई प्लस क्यू का फॉर्मूला आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई माइनस क्यू का भी वैल्यू आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, जैसे ये दोनों वैल्यू, ये भी साइन थीटा ये साइन थीटा, तो ये तो इक्वल था, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है पूरा, और ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का क्या होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों से हमें 4 कंपोनेंट मिले थे 1 2 3 4, जिसमें से 2 तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाला और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे और इक्वल हो गए, इस वजह से ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारा रिजल्टेंट किधर आएगा, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा इधर। और कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का सम करके। सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम दोनों का सम करके। इस डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये मैंने अलग से यहाँ बना दिया, ये सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये से जा रहा था। तो अब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें डायग्राम को मिटा देता हूँ, तो मैं रिजल्टेंट देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये मेरा रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि ये दोनों 2 से हमने 4 कंपोनेंट किए, जिसमें से 2 तो कैंसिल आउट हो गए और 2 इस डायरेक्शन में है, तो मैं इन दोनों का सम करूंगा। सम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो मैं माइनस करता। ठीक है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए मैंने सम कर दिया, तो रिजल्टेंट हमारा रहेगा इन दोनों का सम, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में हमने डेरिवेशन किया ही नहीं है, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, कहीं भी मैंने वेक्टर साइन यूज़ नहीं किया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा में कॉमन ले लेता हूँ,
cos थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया e प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला ये रहा, ई प्लस क्यू का, दोनों इक्वल ही हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई माइनस क्यू का फॉर्मूला ये रहा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पीछे कॉस थीटा चल रहा है। वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम। वेक्टर फॉर्म में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम वेक्टर फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करूँगा मैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कॉस, कोई सा भी एक ट्राइंगल यूज़ करना है आपको। ये वाला ट्राइंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, कोई सा भी कर सकते हैं आप, ये वाला कर सकते हैं। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल है वो इसमें भी यहाँ है, इसमें यहाँ है, तो आप कोई सा भी एक ट्राइंगल यूज़ कर लीजिए। तो बेस तो हो गया ए और हाइपोटेनस हो गया √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेस हो गया ए और हाइपोटेनस हो गया ये। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अंडर रूट को आप पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये मैंने अंडर रूट को पावर 1/2 लिख दिया। मैं कॉस थीटा का ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहा हूँ। कॉस थीटा का नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला आया हमारे पास ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब ये देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है और यहाँ पावर हाफ है। तो ये दोनों सेम बेस हो गया। सेम बेस मल्टीप्लाई होने पर इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो अब मैं इनकी पावर ऐड करके लिख दूंगा। और जो ऊपर है, ऊपर देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैंने k को अलग कर दिया और 2qa को मैंने एक साथ कर दिया। 2qa को एक साथ क्यों किया उसका आंसर भी आपके पास है कि ये p का फॉर्मूला बन गया, q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट का यही फॉर्मूला था 2qa। तो ये 2qa मैंने, जैसे मैंने एक्सियल लाइन में भी मैं p लाया था, ऐसे में इक्वाटोरियल लाइन के डेरिवेशन में भी p लाऊंगा। तो जब मुझे 2qa मिल ही रहा है तो p लाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया हमारे लिए। तो मैंने 2qa को एक साथ लिख दिया और ये दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होने पर इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर 1 + 1/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 + 1/2। और आप जानते हो 1 + 1/2 3/2 होता है। तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख देता हूँ। ये 3/2 लिख दिया। अब हम यहाँ पर वापस कि 2qa को तो मैं p लिखूँगा, डाइपोल मोमेंट, ये p का फॉर्मूला बन गया। और r जो होता है वो एक कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा होता है? तो इसकी बात हमने एक्सियल लाइन वाले डेरिवेशन में भी करी थी कि ये जो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹ इस ऑर्डर का होता है। और उसके कंपैरिजन में r बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। और फिजिक्स के अंदर हम यही करते हैं कि अगर लार्ज वैल्यू में स्मॉल वैल्यू आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो हम करते ही नहीं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस स्मॉल वैल्यू को मैं इग्नोर कर दूंगा। सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो इस लार्ज वैल्यू के कंपैरिजन में स्मॉल वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर वापस फॉर्मूला पुट करता हूँ E = k और इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया p kp और ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो अंदर क्या बचा हमारे पास r² और ये हो जाएगा 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वाटोरियल लाइन पर फॉर्मूला आ गया kp/r³। अब बात करते हैं कि ये स्केलर फॉर्म में आया हमारे पास या वेक्टर फॉर्म में आया। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कहीं भी कोई कैप नज़र नहीं आ रहा, यूनिट वेक्टर नज़र नहीं आ रहा। तो ये स्केलर फॉर्म में आया है। अब क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम इजीली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, इसके मैंने 2 कंपोनेंट किए थे, एक यहाँ आया था, एक यहाँ आया था। और इसके भी 2 कंपोनेंट किए थे, एक यहाँ आया था और एक यहाँ आया था। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, तो इनकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकाला था हमने? तो हमने बोला था कि रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में था। तो हमने रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया था? दोनों का सम किया था। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि एक पार्टिकल पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 7 न्यूटन होगा। अब मैं पूछूं किधर की तरफ होगा, तो आप बोलोगे उधर की तरफ ही होगा, जिधर दोनों जा रहे हैं उधर की तरफ। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का सम आएगा और वो आ भी गया हमारा, ये रहा। इन दोनों का सम कितना आएगा? तो kp/r³। और वो किधर की तरफ होगा? तो जिधर ये दोनों जा रहे हैं उधर की तरफ। तो हमारा जो E इक्वाटोरियल आया है वो इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन आप बताइए p कैप के डायरेक्शन में या p कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो p कैप हमारा इधर है, E इक्वाटोरियल हमारा उधर की तरफ है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, हमारा आंसर आ चुका है, बस हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, kp/r³। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ पर p कैप लिखना होगा, डायरेक्शन लिखनी होगी। अब मैं यहाँ p कैप लिखूँ या -p कैप लिखूँ? तो देखिए मैंने यहाँ पर -p कैप लिख दिया। तो -p कैप क्यों लिखा? क्योंकि जो
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है और वो डायरेक्शन पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से मुझे माइनस पी कैप लिखना पड़ा यहाँ पर। अब मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ तो ई इक्वाटोरियल वेक्टर फॉर्म में हो गया, देखिए डायरेक्शन लिख दिया आपने, तो अब यहाँ आप वेक्टर साइन लगा सकते हो, माइनस के पी कैप अपॉन आर क्यूब। इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने बात करी थी कि पी कैप को हम पी वेक्टर लिख सकते हैं, 11 से ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ई इक्वाटोरियल आएगा वेक्टर फॉर्म में के पी वेक्टर माइनस आएगा यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ माइनस आ गया। तो ये माइनस इस वजह से आया क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा है वो पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। तो आप जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में करके बता दिया लास्ट में, नहीं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया था। तो हमारे पास इक्वाटोरियल लाइन पे भी ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। और आपको इससे पहले जो डेरिवेशन हमने किया था वो एक्सियल लाइन का किया था, उसके लिए जो फॉर्मूला आया था हमारे पास एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था ई एक्सियल इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब। मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, और ई इक्वाटोरियल ये भी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं माइनस यूज़ नहीं करूँगा, तो kp अपॉन आर क्यूब। अगर हमसे इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वाटोरियल, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की डबल है, 2kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, तो ये वैल्यू इसकी डबल है। आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देना पड़ेगा। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल ये हो गया 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया kp अपॉन आर क्यूब। तो इससे ये गया। जब भी आप रिलेशन निकालो तो आप वेक्टर फॉर्म यूज़ ना करो तो ज़्यादा बेटर है, जैसे मैंने स्केलर फॉर्म में किया भी है। कोई भी रिलेशन निकालने के लिए स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे न्यूमेरिकल भी अगर आप करते हो तो न्यूमेरिकल में भी आप स्केलर फॉर्म के फॉर्मूला यूज़ करो, वेक्टर के निकालना। वेक्टर हम बस डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, रिलेशन निकालने में और न्यूमेरिकल निकालने में तो हम स्केलर फॉर्म यूज़ करेंगे। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कि कब हमें वेक्टर फॉर्म यूज़ लेना है, कब हमें स्केलर फॉर्म यूज़ लेना है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल ये आ गया हमारा 2, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ई एक्सियल इक्वल टू हो गया 2e इक्वाटोरियल। तो ये रिलेशन आ गया ई एक्सियल और ई इक्वाटोरियल में। जैसे इसका टॉपिक मैं लिख दूँ यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वाटोरियल। तो ये रिलेशन है दोनों में कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका डबल होता है। न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा, जैसे अगर हमें कहीं भी दे दिया कि एक डाइपोल की इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 है, तो आपको एक्सियल लाइन पे फाइंड करनी है। सिंपल सा आंसर है कि एक्सियल लाइन पे होगा इक्वेटर का डबल, 2 × 5 10। साफ साफ नजर आया, इक्वेटर आपको गिवन है 5, तो 5 × 2 10 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो ये हमारा एक्सियल और इक्वाटोरियल दोनों लाइन पे जो डेरिवेशन था वो खत्म हुआ। यहाँ पे दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमने रिलेशन भी मिल गया हमें दोनों में। तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है।